शहरी देवरानी को कॉपी करने वाली गांव की जेठानी। शाम का समय था। विशाल और विकास दोनों ऑफिस से घर आते हैं तो देखते हैं कि उनके माता पिता और उनकी छोटी बहन दिव्या सभी हीटर की गर्माहट में बैठकर बातें कर रहे थे। विशाल को देखते ही विशाल की माँ शुभांगी कहती है, अरे आओ बेटा, हम तुम्हारे ही बारे में बातें कर रहे थे। तुम तो जानते हो कि मेरी सहेली गंगा की बेटी है कल्पना, जिसकी मैंने तुम्हारे साथ बचपन में ही शादी तय कर दी थी। हाँ माँ, आपने बताया तो था। बेटा आज गंगा का फोन आया था, वो लोग शादी का कह रहे थे। माँ वैसे तो सब कुछ ठीक है, लेकिन कल्पना गांव की लड़की है, पता नहीं वो शहरी रहन सहन में ढली पाएगी या नहीं। बेटा कुछ ही दिनों पहले मैंने शर्मा जी के यहाँ पूजा में देखा था उसे। बड़ी सुंदर, सुशील और संस्कारी लग रही थी। वैसे हम सभी एक बार जाकर कल्पना को देख लेते। अगर तुझे पसंद आएगी तो तेरी शादी तय कर देंगे, और नहीं आई तो नहीं करेंगे। ठीक है माँ, तो हम कल चलते हैं। अगले दिन सभी लोग कल्पना को देखने के लिए गांव पहुंचते हैं। कल्पना एक सिंपल से सूट में बहुत सुंदर लग रही थी। वो सभी को बहुत पसंद आती है और इस तरह कल्पना और विशाल का रिश्ता पक्का हो जाता है। ऐसे ही एक हफ्ता बीत जाता है। एक दिन शुभांगी विकास से कहती है, विकास बेटा, मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों भाइयों की शादी एक साथ हो जाए। आज मैंने पंडित जी को बुलाया है। पंडित जी आकर तुम्हारे लिए कोई अच्छी सी लड़की बता देंगे, तो फिर हम बात को आगे बढ़ाते हैं। नहीं माँ, पंडित जी को बुलाने की कोई जरूरत नहीं है। प्रियंका मेरे साथ मेरे ऑफिस में ही काम करती है और वो मुझे बहुत पसंद है। अरे बेटा, ये तो बड़ी खुशी की बात है। तूने तो हमारा काम ही आसान कर दिया। चल कल ही प्रियंका से मिलवा दे, ताकि मैं उससे तेरे रिश्ते की बात पक्की कर सकूं और जल्द से जल्द तुम दोनों भाइयों की शादी करवा सकूं। विकास भी हाँ कर देता है। अगले दिन सभी लोग प्रियंका को देखने के लिए जाते हैं। प्रियंका ने एक स्टाइलिश सूट पहन रखा था, जिसे देखकर दिव्या कहती है, आपका स्टाइलिश सूट तो सचमुच बहुत ही स्टाइलिश और सुंदर लग रहा है। हाँ, मैंने इसे एक स्पेशल डिजाइनर से डिजाइन करवाया है। भाई इनकी तो ड्रेस की बातें शुरू हो गई हैं, लेकिन हम शादी की बात कर लेते हैं। भाई साहब, आपकी बेटी हमें बहुत पसंद है। हमारी तरफ से रिश्ता पक्का समझिए। अगले ही हफ्ते हम शादी की तारीख निकालने आएंगे। इस तरह विकास और प्रियंका का रिश्ता पक्का हो जाता है और बीतते समय के साथ जल्दी ही शुभांगी के दोनों बेटों की शादी हो जाती है। दोनों बहुएं शादी करके अपने ससुराल आ जाती हैं। दिव्या अपनी दोनों भाभियों की आरती उतारकर उन्हें गृह प्रवेश करवाकर अंदर लाती है और बिठाती है। उसके बाद वो अपनी छोटी भाभी प्रियंका से कहती है, प्रियंका भाभी, आपने इतना डिजाइनर लहंगा पहना हुआ है। आपका लहंगा सचमुच बहुत सुंदर है। सभी लोग पार्टी में आपके लहंगे को ही देख रहे थे। हाँ दिव्या, मैंने इसे शहर की सबसे बड़ी डिजाइनर से डिजाइन करवाया है। हाँ प्रियंका बहू, मैं भी अपनी बेटी की शादी में ऐसा ही लहंगा बनवाऊंगी जैसा तूने बनवाया है। हाँ माँ जी, आप चिंता मत कीजिए। जब दिव्या की शादी तय होगी तो मैं सब कुछ खुद ही अरेंज करूंगी। वो लोग आपस में बातें कर ही रहे थे और कल्पना अकेली चुपचाप बैठी थी और वो मन ही मन सोच रही थी, क्या सचमुच प्रियंका ने इतनी सुंदर ड्रेस पहनी है कि सभी लोग उसी की तारीफ कर रहे हैं? क्या मेरी ये साड़ी किसी को भी अच्छी नहीं लग रही? वो लोग बातें कर ही रहे थे, तभी रमन कहता है, अरे अब तुम लोग बातें ही करते रहोगे या उन दोनों को आराम भी करने दोगे? शादी की भीड़ भाड़ में वो वैसे ही थक गई होंगी। हाँ हाँ बहू, तुम दोनों अपने अपने कमरे में जाकर आराम कर लो, बाकी बातें सुबह होंगी। अब दोनों अपने अपने कमरे में जाती हैं। अगले दिन सुबह कल्पना एक सिंपल सी साड़ी पहनकर सिर पर पल्लू लिए हुए बाहर आती है। तभी शुभांगी उसे देखकर कहती है, कल्पना बहू, आज तेरी शादी के बाद ससुराल में पहला दिन है, तुझे थोड़ा मेकअप करना चाहिए। तू तो बड़ी ही सिंपल लग रही है। माँ जी, मुझे सिंपल रहना ही पसंद है और मैं बहुत ज्यादा मेकअप करती भी नहीं हूँ। वैसे माँ जी, आज मेरी पहली रसोई है, इसीलिए खाना मैं ही बनाऊंगी। आप बता दीजिए कि मैं क्या बनाऊं। अभी तो सबसे पहले तुम हम सभी को एक एक कप चाय दे देना। उसके बाद तुझे जो अच्छा बनाना आता है वो बना लेना। भाभी प्लीज कुछ इंटरेस्टिंग सा खाना बनाना, मैं बोरिंग खाना खाकर पक चुकी हूँ। हाँ हाँ दिव्या, तुम चिंता मत करो, मैं गाँव में बहुत अच्छा खाना बनाया करती थी। तुम लोगों को बहुत ही टेस्टी खाना बनाकर खिलाऊंगी। ऐसा कहकर कल्पना रसोई में जाती है और चाय बनाकर सभी के लिए ले आती है और वो सभी को चाय दे रही थी। तभी प्रियंका एक स्टाइलिश सूट पहनकर शुभांगी के पास आती है और कहती है, माँ जी, आज मेरा इस घर में पहला दिन है, तो मैं आप लोगों के लिए कुछ अच्छा सा बना लूं? अरे नहीं नहीं बहू, कल्पना बड़ी है, इसीलिए पहली रसोई में खाना वही बनाएगी, तो तुम रात को बना लेना। भाभी चलिए ना, तब तक मैं आपको हमारे घर का गार्डन घुमा देती हूँ। इसी बहाने हम दोनों गार्डन में पानी भी डाल लेंगे। हाँ बहू, दिव्या के साथ जाओ और गार्डन में घूमाओ। प्रियंका दिव्या के साथ गार्डन में जाती है और कल्पना रसोई में खाना बनाने के लिए चली जाती है।
इधर प्रियंका और दिव्या दोनों मिलकर गार्डन में पानी डालती हैं और फिर धूप में कुर्सी पर बैठकर ढेर सारी बातें करती हैं। तो उधर कल्पना देसी तरीके से सरसों का साग, मक्के की रोटी, दाल तड़का, चावल, पूड़ी और आलू छोले की सब्जी बना लेती हैं। मीठे में वो खीर भी बनाती हैं और फिर सभी लोगों को खाना लगा देती हैं। सभी लोग खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं। तब रमन खाना खाकर कहता है, अरे बहू, तुमने तो खाना बड़ा ही अच्छा बनाया है। तुमने तो मेरी माँ के हाथों के खाने की याद दिला दी। क्या पिताजी, इसमें इतना भी तारीफ करने जैसी कोई बात नहीं है। मैंने तो भाभी को कहा था कि कुछ डिफरेंट बना लेना, लेकिन भाभी ने तो वही सब कुछ बना दिया जो हमेशा बनता है। दिव्या, खाने में इतनी कमियां निकालना अच्छी बात नहीं है, चुपचाप खा लो। वैसे माँ जी, दिव्या क्या गलत कह रही है। आजकल के लोगों को इतना देसी टाइप खाना पसंद नहीं आता। वैसे दिव्या, मैं शाम को तुम्हें बहुत स्पेशल चीज बनाकर खिलाऊंगी, डोंट वरी। देवरानी जी कह रही हैं कि वो शाम को बहुत स्पेशल बनाकर खिलाएंगी। वैसे ऐसा क्या बनाने वाली हैं वो? वैसे भाभी, आपने खीर बहुत अच्छी बनाई है और आपको पता है मुझे खीर बहुत पसंद है। खाना खाने के बाद विशाल और विकास ऑफिस चले जाते हैं और शुभांगी अपने कमरे में चली जाती है। तब दिव्या प्रियंका से कहती है, प्रियंका भाभी, मुझे ना ऑनलाइन कुछ मेकअप प्रोडक्ट मंगवाने हैं। आप तो कितना अच्छा मेकअप करती हो, चलो ना मुझे कुछ मेकअप प्रोडक्ट सजेस्ट कर दो। हाँ दिव्या, क्यों नहीं, लेकिन पहले मैं थोड़ा काम तो करवा लूं। भाभी, अभी नायका पर सेल चल रही है, पर सेल खत्म हो जाएगी तो मुझे प्रोडक्ट महंगे मिलेंगे। और वैसे कल्पना भाभी तो ये सारा काम कर लेंगी, है ना भाभी? हाँ दिव्या, तुम जाओ, मैं कर लूंगी। अब दिव्या प्रियंका को लेकर अपने कमरे में चली जाती है और कल्पना डाइनिंग टेबल से सारे बर्तन उठाकर रसोई में ले आती है। सबसे पहले वो बर्तन धोती है और उसके बाद रसोई साफ करते हुए अपने मन में सोचती है, मुझे पता है कि मैं गांव से हूँ, इसीलिए मुझे मेकअप और कपड़ों की ज्यादा समझ नहीं है। तभी तो सभी लोग प्रियंका को ज्यादा पसंद करते हैं और मुझे कम। ऐसी शाम हो जाती है और प्रियंका रसोई में जाकर सबसे पहले बर्गर, चाउमीन, कटलेट भी बनाती है। खाने में वो शाही कोफ्ते और मटर पनीर बनाती है, साथ ही वेज बिरयानी और नान भी बनाती है। वो सारा खाना बनाकर टेबल पर लगा देती है। सभी लोग खाना देखकर बहुत खुश हो जाते हैं और खाना खाना शुरू करते हैं। तब दिव्या कहती है, अरे वाह भाभी, आपने तो बहुत ही टेस्टी खाना बनाया है। ऐसा खाना खाए तो मुझे एक जमाना बीत गया। हाँ बहू, दिव्या सच कह रही है। खाना तो तूने सचमुच बड़ा ही स्पेशल बनाया है, बिल्कुल वैसे ही जैसी तू है। बहू, जरा मुझे ये कटलेट और देना, ये बड़े ही अच्छे लग रहे हैं। और मुझे भी एक नान देना। और हाँ, कल मेरे ऑफिस के लंच बॉक्स में तुम ऐसे ही खाना बनाकर रख देना, मेरे दोस्त खुश हो जाएंगे। वैसे मैं तो हमेशा से अच्छा खाना बनाती हूँ और मेरे खाने की सभी बहुत तारीफ करते हैं। जेठानी जी जितना सिंपल और ट्रेडिशनल खाना नहीं बनाती मैं। प्रियंका के ताने सुनकर कल्पना मन ही मन सोचती है, सभी लोग प्रियंका के खाने की कितनी तारीफ कर रहे हैं और क्या गलत कर रहे हैं वो लोग। प्रियंका शहर की लड़की है, उसे शहरी खाना बनाना आता है और मैं ठहरी गांव की लड़की, मुझे तो ये सब आता ही नहीं है। सभी लोग खाना खाकर अपने अपने कमरे में आराम करते हैं। अगले दिन विशाल और विकास दोनों ऑफिस से आते हैं। तब विशाल खाने की टेबल पर भी सभी को बताता है, माँ, पिताजी, कल मेरे कुछ दोस्त दोनों नई बहुओं से मिलने आने वाले हैं और साथ ही वो खाना भी खाएंगे, तो प्लीज आप लोग अरेंजमेंट देख लेना। हाँ हाँ विशाल, तू चिंता मत कर, दोनों बहुएं मिलकर सब संभाल लेंगी। भैया के दोस्तों के साथ मेरे दोस्त भी आएंगे। आप देखना, खाना थोड़ा अच्छा बनना चाहिए और कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। अरे भैया, आप इतनी चिंता क्यों करते हो, भाभी है ना, वो सब संभाल लेंगी। अगले दिन शुभांगी अपनी दोनों बहू को बुलाकर कहती है, कल्पना और प्रियंका, तुम्हें तो पता है कि आज तुम दोनों के पतियों के दोस्त घर पर खाना खाने आने वाले हैं, तो ऐसा करो कि तुम दोनों रसोई में जाकर अपनी पसंद का खाना बना लो। जी माँ जी, मैं आलू छोले की सब्जी, बघारे चावल और रोटियां बना लेती हूँ और पूरियां बना लेती हूँ, साथ में मैं मीठे में चावल भी बना लेती हूँ। माँ जी, ये भी कोई खाना है? मैं खाने में पनीर टिक्का, शेजवान फ्राइड राइस और मीठे में ब्रेड कस्टर्ड बनाऊंगी। हाँ हाँ बहू, तुम दोनों जाओ और अपनी अपनी पसंद का खाना बना लो। अब दोनों बहुएं रसोई में जाती हैं और अपनी अपनी पसंद का खाना बनाने लगती हैं। जहां जेठानी ने इंडियन खाना बनाया तो वहीं देवरानी ने अलग अलग स्टाइल का चाइनीज मिक्स खाना बनाया। खाना बनाने के बाद दोनों अपने अपने कमरे में जाती हैं और तैयार होने लगती हैं। कल्पना अपने सूटकेस से लाल कलर की कढ़ाई वाली साड़ी निकालते हुए अपने आप से कहती है, आज मैं ये सुंदर सी साड़ी पहनकर तैयार हो जाऊंगी, मेरे पति भी मुझे देखते रह जाएंगे। दूसरी तरफ प्रियंका एक स्टाइलिश वन पीस निकालकर उसे देखते हुए अपने आप से कहती है, प्रियंका, तुम्हारा तो जवाब नहीं, तुम्हारी हर ड्रेस लाजवाब होती है। एक तरफ कल्पना वो लाल साड़ी पहनकर बड़ी सी बिंदी लगाकर डार्क लिपस्टिक और पाउडर लगाती है और बालों की लंबी चोटी बनाती है, तो वहीं दूसरी तरफ प्रियंका वो स्टाइलिश वन पीस पहनकर लाइट मेकअप करके न्यूड लिपस्टिक लगाती है और बालों को कर्ल करती है।
उसके बाद कल्पना एक फ्लैट सिंपल सी सैंडल निकालकर पहनती है तो वहीं प्रियंका एक हाई हील निकालकर पहनती है। दोनों ही तैयार होकर हॉल में आती हैं। उन्हें देखकर दिव्या कहती है, बड़ी भाभी आप तो सचमुच बहुत ही सुंदर लग रही हैं। छोटी भाभी आप भी अच्छी लग रही हो। यह सुनकर दोनों बहुएं खुश हो जाती हैं। थोड़ी देर बाद विशाल और विकास के दोस्त और उनकी पत्नियां घर आ जाती हैं। सभी लोग प्रियंका की बहुत तारीफ करते हैं। अमर की पत्नी अनीता कहती है, प्रियंका तुम तो सचमुच बहुत ही स्टाइलिश हो। तुम्हारे सामने तुम्हारी ये जेठानी मैच नहीं करती। वैसे विकास एक बात समझ में नहीं आई कि एक ही घर में दो इतनी अलग अलग तरह की बहुएं कैसे। भाई तुम्हारे साथ घर वालों ने नाइंसाफी कर दी है। तभी बात को टालती हुई दिव्या बोली, भाभी आप दोनों अब खाना लगा दीजिए ना। दोनों बहुओं ने मिलकर खाना लगाया। फिर सभी लोगों ने खाना खाया और प्रियंका के खाने की तारीफ की और कल्पना के खाने को किसी ने हाथ भी नहीं लगाया। साथ ही कल्पना का बहुत ही मजाक बनाया। सभी के जाने के बाद विशाल गुस्सा होते हुए बोला, कितनी गवार हो तुम्हें ना ही अच्छी तरह कपड़े पहनना आता है और ना ही अच्छा खाना बनाना आता है और ना ही तुम्हें बात करना आता है। अरे मुझे तो समझ नहीं आता आखिर मैंने तुमसे शादी ही क्यों की। ऐसा कहकर विशाल अपने कमरे में चला जाता है। तब शुभांगी कहती है, बाहू विशाल गलत नहीं कह रहा है। मुझे लगा था कि तुम गांव से शहर आओगी तो अपने तौर तरीके बदल लोगी, लेकिन तुम तो जैसी की वैसी हो। खामा बेचारे की बेइज्जती करवा दी। ऐसा कहकर शुभांगी भी अपने कमरे में चली जाती है और शुभांगी के जाने के बाद कल्पना भी रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है और मन ही मन में सोचती है, सच तो कह रहे ये लोग। मैं गांव की गवार, मुझे कुछ नहीं आता और मेरी देवरानी इतनी स्मार्ट है। काश मैं भी उसकी तरह बन सकती। क्यों ना मैं आज से ही उसकी नकल करना शुरू कर दूं। अगले दिन कल्पना प्रियंका के कमरे के बाहर छुपकर देखती है कि प्रियंका एक सुंदर लॉन्ग वन पीस पहनकर आईने के सामने तैयार हो रही थी। कल्पना उसे देखकर अपने मन में सोचती है, प्रियंका ऐसे मॉडर्न कपड़ों में कितनी अच्छी लगती है। ऐसा करती हूँ कि मैं भी ऑनलाइन एक ऐसी ही ड्रेस ऑर्डर कर देती हूँ। शायद मुझे भी घर में सभी लोग प्रियंका की तरह ही कपड़ों में देखकर पसंद करने लगे। यही सोचकर कल्पना अपने कमरे में आती है और अपना फोन उठाकर ऑनलाइन एक मॉडर्न सी वन पीस ऑर्डर कर देती है। 3 दिनों बाद वो ड्रेस कल्पना को डिलीवर हो जाती है। अब कल्पना अपने कमरे में जाकर वो ड्रेस पहनती है और लंबी चोटी करके और डार्क लिपस्टिक लगाकर हॉल में आती है जहां सभी बैठे होते हैं। कल्पना कहती है, बताइए माँ जी मैं कैसी लग रही हूँ। अरे जेठानी जी आपने कैसी ड्रेस पहन रखी है। ये ड्रेस आपकी साइज की नहीं है। और दूसरी बात, इतनी मॉडर्न ड्रेस के साथ इतनी लंबी चोटी और इतनी डार्क लिपस्टिक कौन लगाता है। प्रियंका भाभी, कल्पना भाभी शायद आपकी तरह दिखने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि गांव की बहू शहर की बहू की तरह नहीं दिख सकती। कल्पना बहू क्या है ये सब। जब तुम स्मार्ट नहीं हो तो तुम्हें स्मार्ट दिखने की क्या जरूरत है। मैंने सोचा कि आप लोगों को ऐसी अच्छी लगूंगी। कल्पना तुम अच्छी नहीं पूरी कार्टून लग रही हो। अरे तुम लोग क्यों बहू के पीछे पड़ गए। अगर उसे ऐसे कपड़े पहनना ठीक लग रहा है तो पहनने दो, कोई बात नहीं बहू। कल्पना अपने ससुर की बात सुनकर बहुत खुश हो जाती है। थोड़ी देर बाद सब्जी वाला बाहर सब्जी बेचने के लिए आता है। तब कल्पना और प्रियंका दोनों सब्जी लेने के लिए बाहर निकलती हैं। तभी ठेले पर सब्जी ले रही कुसुम कहती है, अरे कल्पना भाभी आज आपने इतने अजीब से कपड़े क्यों पहन रखे हैं। ये कपड़े तो आप पर बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। कुछ नहीं कुसुम, कल्पना भाभी मेरी नकल कर रही थी, लेकिन उन्हें पता नहीं कि नकल करने के लिए भी अकल लगती है। ऐसा कहकर कुसुम और प्रियंका ताली देकर हंसने लगती हैं और कल्पना सब्जी लेकर चुपचाप घर के अंदर आ जाती है और वो रसोई में जाकर सब्जी रखते हुए सोचती है, शायद ये कपड़े मुझ पर बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे हैं, लेकिन मैं अपनी देवरानी की तरह जरूर बनूंगी। आज नहीं तो कल जब मैं अपनी देवरानी की तरह बन जाऊंगी तो मैं सभी लोगों को अच्छी लगूंगी। अगली सुबह कल्पना प्रियंका के कमरे के बाहर छुपकर प्रियंका को देखती है। प्रियंका फोन पर किसी से इंग्लिश में बात कर रही थी। अब कल्पना भी अपने कमरे में आती है और अपना मोबाइल उठाते हुए अपने आप से कहती है, देवरानी जी कितनी अच्छी इंग्लिश बोलती हैं। ऐसा करती हूँ कि मैं भी गूगल से पूछकर इंग्लिश बोलना सीखती हूँ। ऐसा कहकर कल्पना गूगल से पूछ कर इंग्लिश बोलना सीखती है। फिर वो रसोई में जाकर खाना बनाती है। शाम को जब कल्पना खाना लगा रही थी तभी वो सभी लोगों से टूटी फूटी इंग्लिश में कहती है, डिनर प्लीज, हैव अ, हाउ, टेल मी हैज कुक्ड। कल्पना की बात सुनकर सभी लोग हंस पड़ते हैं। तब दिव्या कहती है, अरे वो कल्पना भाभी आपको कितनी बार समझाए कि प्रियंका भाभी की तरह बनने की कोशिश मत करो। आप तो इंग्लिश बोलते हुए पूरी कार्टून लग रही हो। कल्पना ये सब क्या है। तुम क्यों बार बार प्रियंका की कॉपी करती हो। माँ जी मैं तो बस प्रियंका की तरह सबको अच्छी लगना चाहती हूँ। तुम कितनी भी कोशिश कर लो लेकिन तुम गवार की गवार ही हो और गवार ही रहोगी। कल्पना को यह बात बहुत बुरी लगती है लेकिन वो टाल देती है।
अगले दिन दोपहर में दिव्या की कुछ सहेलियां घर आती हैं और बैठती हैं। तभी कल्पना वहां आती है और कहती है, ऑल हेलो गाइज, हाउ डिड यू डू। अरे दिव्या, कल्पना भाभी क्या कहना चाह रही हैं? कल्पना भाभी प्लीज रसोई में जाकर हमारे लिए नाश्ता बना दो। हाँ हाँ दिव्या, मैं अभी बना देती हूँ। कल्पना रसोई में नाश्ता बनाने के लिए चली जाती है। तब दिव्या अपने मन में सोचती है, थैंक गॉड भाभी यहाँ से चली गई, वरना वो मेरी सहेलियों के सामने मेरी बेइज्जती करवा कर छोड़ती। तब भी वहां पर प्रियंका आ जाती है और दिव्या के साथ बैठकर उसकी सहेलियों से बात करने लगती है। तो दूसरी तरफ कल्पना रसोई में जाकर नूडल्स के डिब्बे से नूडल्स निकालते हुए अपने आप से कहती है, आज मैं देवरानी जी की तरह नूडल्स बनाकर दिव्या की सहेलियों को खिलाऊंगी तो वो लोग भी मेरी बहुत तारीफ करेंगे और दिव्या तो बहुत खुश हो जाएगी। यही सोचकर कल्पना पहले मसाला पीसती है, फिर उसे भूनती है, उसके बाद उसमें नूडल्स डाल देती है और उसे बनाकर प्लेट में निकालकर दिव्या की सहेलियों के पास ले जाती है और सभी को दे देती है। दिव्या की सहेलियां मसाले वाले नूडल्स देखकर हंसने लगती हैं। तब अनीता कहती है, भाई इस तरह की सब्जी के मसाले में बने हुए नूडल्स हमने पहली बार देखे हैं। शायद गांव में इसी तरह के नूडल्स बनते हैं, इसीलिए कल्पना भाभी ने शायद ऐसे नूडल्स बनाए हैं। बस समझ में नहीं आ रहा कि इन्हें खाना है कि म्यूजियम में रखना है। ये सुनकर दिव्या बहुत शर्मिंदा होती है। तब प्रियंका कहती है, कोई बात नहीं दिव्या, मैं तुम लोगों के लिए फिर से नूडल्स बनाकर ला देती हूँ और जेठानी जी आप अपने कमरे में जाकर आराम कीजिए। बेचारी कल्पना उदास हो जाती है और अपने कमरे में चली जाती है और मन ही मन सोचती है, पता नहीं मैं क्यों देवरानी जी की तरह नहीं बन पा रही हूँ। मेरे परिवार में मुझे कोई पसंद नहीं करता और मेरे पति तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करते। तो इधर प्रियंका रसोई में आकर नूडल्स बनाती है और फिर प्लेट में निकालकर बाहर दिव्या की सभी सहेलियों को ले जाकर देती है और उसके साथ बैठकर नूडल्स खाती है। सभी सहेलियों की जाने के बाद दिव्या कल्पना के कमरे में आती है और गुस्सा होते हुए कहती है, कल्पना भाभी क्या जरूरत है आपको मेरी सहेलियों के सामने मेरी बेइज्जती करने की? कितनी बार समझाया आपको कि आप जो नहीं हो वो बनने की कोशिश मत करो, लेकिन शायद आपको समझ में ही नहीं आता। कॉपी करने से आप प्रियंका भाभी की तरह नहीं बन सकती, आपको ये बात समझ लेनी चाहिए। ऐसा कहकर दिव्या गुस्से से वहां से चली जाती है। बेचारी कल्पना उदास होकर अपने आप को ही दोष देती रहती है। ऐसे कुछ दिन और बीत जाते हैं। एक दिन कमरे में बैठी कल्पना अपने पति से कहती है, सुनिए जी, बहुत दिन हो गए हमने साथ में बैठकर बातें नहीं की। आज आप ऑफिस से जल्दी आ जाना, हम दोनों साथ बैठकर बहुत सारी बातें करेंगे। क्या बात करोगी तुम मुझसे कल्पना? तुम्हें बात करनी आती भी है? और बात करना तो छोड़ो, तुम्हें तो कपड़े पहनना, अच्छे से रहना, अच्छा खाना बनाना कुछ भी नहीं आता। और वैसे भी मुझे तुमसे बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए मैं अपने समय पर ही आऊंगा। विशाल ऐसा कहकर गुस्से से चला जाता है। तब कल्पना मन ही मन सोचती है, विशाल जी को मुझसे बातें करना और मेरे कपड़े पहनने का तरीका दोनों पसंद नहीं है। काश मैं भी प्रियंका की तरह होती। कल्पना मन में ऐसा सोच ही रही थी कि तभी दिव्या वहां आती है और कहती है, भाभी मैं और प्रियंका भाभी बाजार जा रहे हैं और माँ और पिताजी घर में नहीं है, तो प्लीज आप देख लेना। हाँ हाँ दिव्या, तुम जाओ, मैं देख लूंगी। दिव्या और प्रियंका वहां से चले जाते हैं। तब कल्पना चुपचाप दिव्या के कमरे में जाती है और दिव्या के कबर्ड से एक शॉर्ट नाइटी निकालकर पहन लेती है। फिर वो ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़े होकर मेकअप कर लेती है और आंखों में मोटा लाइनर, ब्लैक लिपस्टिक और बाल भी बना लेती है। उसके बाद वो ड्रॉर से हील भी निकालकर पहन लेती है और अपने आप को आईने में देखकर कहती है, मैं भी अब देवरानी जी की तरह लग रही हूँ। विशाल जी मुझे देखेंगे तो बहुत खुश हो जाएंगे। यही सोचकर कल्पना अपने कमरे में जाती है और विशाल का इंतजार करने लगती है। थोड़ी देर बाद विशाल आता है तो कल्पना को इस तरह देखकर गुस्सा हो जाता है और कहता है, ये क्या हुलिया बना रखा है तुमने कल्पना? क्यों जी, मैं अच्छी नहीं लग रही हूँ क्या? अच्छी नहीं, तुम पूरी जोकर लग रही हो। इसी वक्त इस कमरे से जाओ और अपना हुलिया ठीक करके वापस आना। बेचारी कल्पना उदास होकर बाहर निकलती है और हॉल में आती है तो वहां बैठे सभी लोग कल्पना को देखकर हंसने लगते हैं। तभी कल्पना का हील की वजह से बैलेंस बिगड़ता है और वो गिर जाती है। सभी लोग जोर जोर से हंसने लगते हैं और प्रियंका कहती है, अरे कल्पना भाभी, आपने अपना एक क्या हाल बना रखा है। आपने मेरे कपड़े और मेरा मेकअप पहना, वो भी इस तरह। आप तो सचमुच कार्टून लग रही हो। सभी लोग हंस रहे थे और कल्पना को यह देखकर बहुत बुरा लग रहा था। वो कहती है, तुम सही कह रही हो प्रियंका, मैं तुम्हारी नकल करके तुम्हारी तरह बनना चाहती थी, लेकिन अब मैं समझ गई हूँ कि मैं कभी भी तुम्हारी तरह नहीं बन सकती और आज के बाद मैं कभी भी तुम्हारी तरह बनने की कोशिश नहीं करूंगी। ऐसा कहकर कल्पना उठती है और प्रियंका के कमरे में जाकर चेंज करती है और फिर अपने कमरे में चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन विशाल और विकास दोनों घर आकर हॉल में बैठी अपनी माँ से कहते हैं, माँ आपको पता है हम दोनों भाई बेस्ट बिजनेसमैन के लिए नॉमिनेट हुए हैं और 20 दिनों बाद हमें अवार्ड मिलने वाला है।
अरे वाह बेटा, ये तो बहुत खुशी की बात है। प्रियंका, अवार्ड फंक्शन में अपनी अपनी पत्नियों के साथ जाना है, तो तुम अभी से अपनी ड्रेस वगैरह की तैयारी कर लो। तुम मेरे साथ चलना। हाँ हाँ, आप चिंता मत कीजिए, मैं अपने लिए एक बहुत स्टाइलिश ड्रेस बनवा लूंगी और आपके साथ चलूंगी। अजी, मैं भी अपने लिए एक सुंदर सी साड़ी खरीद लूंगी और आपके साथ अवार्ड फंक्शन में चलूंगी। कोई जरूरत नहीं है तुम्हें मेरे साथ चलकर मेरी बेइज्जती करवाने की। ऐसा कहकर विशाल अपने कमरे में चला जाता है और बेचारी कल्पना उदास हो जाती है। अगले दिन सुबह सुबह प्रियंका सीढ़ियों से उतर रही थी, तभी वो अनबैलेंस होकर गिर जाती है और जोर से चिल्लाती है, बचाओ बचाओ, मैं गिर गई, बचाओ। प्रियंका की आवाज सुनकर सभी लोग दौड़ कर आते हैं। विशाल प्रियंका को उठाता है और उसके कमरे में ले जाकर सुलाता है। फिर प्रियंका कहती है, विशाल, मेरे पैरों में तो मोच आ गई है, मुझे लगता है कि अब मैं तुम्हारे साथ अवार्ड फंक्शन में नहीं जा पाऊंगी। नहीं नहीं देवरानी जी, मेरे होते हुए ऐसा कभी नहीं हो सकता। आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको 3 दिनों में ही ठीक कर दूंगी। कल्पना रसोई में जाती है और एक लेप बनाती है, साथ ही वो एक काढ़ा भी बनाती है। उसके बाद वो प्रियंका के पास आकर वो लेप उसके पैरों में लगाती है और वो काढ़ा भी पिलाती है। ऐसे ही 3 दिनों तक कल्पना प्रियंका का बहुत ध्यान रखती है और फिर प्रियंका ठीक हो जाती है। उसके बाद प्रियंका कल्पना से कहती है, थैंक यू सो मच भाभी कि आपने मेरे लिए इतना किया। अरे नहीं नहीं देवरानी जी, इसमें थैंक यू की कोई बात नहीं है, ये तो मेरा फर्ज है। कल्पना भाभी, सचमुच आप बहुत अच्छी हैं, आपने मेरा कितना ख्याल रखा, मेरे लिए इतना सब कुछ किया। अब मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं भी आपके लिए कुछ करूं। प्रियंका की बात सुनकर कल्पना बहुत खुश होती है। ऐसे ही समय बीतता है और अवार्ड फंक्शन का दिन भी आ जाता है। शुभांगी तैयार होकर हॉल में खड़ी थी और वो प्रियंका को आवाज देती है। प्रियंका वहां आती है तब शुभांगी, प्रियंका, तुम अब तक तैयार नहीं हुई, अवार्ड फंक्शन के लिए लेट हो जाएंगे, जल्दी करो। माँ जी, मुझे पार्लर जाना है और मैं अपने साथ जेठानी जी को भी ले जा रही हूँ ताकि वो मेरी थोड़ी मदद कर दें। आप लोग चलिए, हम सीधे वहीं आ जाएंगे। ठीक है बेटा, जल्दी आना। ऐसा कहकर शुभांगी अपने परिवार को लेकर अवार्ड फंक्शन के लिए निकल जाती है। तो वहीं प्रियंका भी कल्पना के साथ पार्लर पहुंच जाती है। प्रियंका को पार्लर गए काफी देर हो गई थी। उधर अवार्ड फंक्शन में शुभांगी सभी लोगों से कहती है, क्या बात है, अभी तक प्रियंका और कल्पना आई नहीं है? हाँ माँ, मैं भी यही सोच रहा था। तभी विशाल और विकास के दोस्त और उनकी पत्नियां उनके पास आ जाती हैं और उनसे बातें करने के बाद अनीता कहती है, शुभांगी आंटी, दोनों भाभियां दिखाई नहीं दे रही। वैसे कल्पना भाभी तो इस अवार्ड फंक्शन में आ भी नहीं सकती क्योंकि ये अवार्ड फंक्शन उनके स्टैंडर्ड को सूट नहीं करेगा, लेकिन प्रियंका भाभी तो आ सकती थी, वो भी नहीं आई। वो लोग ये बातें कर ही रहे थे कि तभी सामने से कल्पना और प्रियंका आते हुए दिखाई देती हैं। दोनों ही वेस्टर्न ड्रेस और पार्टी वेयर मेकअप और कर्ली बाल में बहुत सुंदर लग रही थी। दोनों ने हाई हील पहनी थी और कॉन्फिडेंस के साथ चलकर आ रही थी। दोनों उनके पास आती हैं तभी कल्पना कहती है, गुड इवनिंग गाइस, सॉरी फॉर द लेट, एक्चुअली आई वाज इन द पार्लर टू कंप्लीट माय मेकअप, बट राइट नाउ आई एम हियर, सो लेट्स गो फॉर द फंक्शन। कल्पना का ड्रेसिंग सेंस और इतनी फ्लुएंट इंग्लिश को देखकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं। अनीता कहती है, कल्पना भाभी, यू आर लुकिंग सो क्यूट, और आपने इतनी अच्छी इंग्लिश बोलना कब सीखी? आप तो इस पार्टी की जान लग रही हो। I have learned to speak English, Anita, but I do not insult anyone by speaking English or looking smart. ये सुनकर अनीता शर्मिंदा हो जाती है। अनीता के साथ साथ कल्पना के ससुराल वाले भी उसे देखकर हैरान रह जाते हैं। उसके बाद विशाल और विकास का स्टेज पर नाम अनाउंस होता है। दोनों अपनी अपनी पत्नियों के साथ स्टेज पर जाकर अवार्ड लेते हैं। थोड़ी देर बाद सभी लोग खाना खाते हैं। तब विशाल कल्पना से कहता है, कल्पना, तुम्हारे अंदर इतना चेंज आकर कैसे आया? कुछ तो बताओ। ये सब देवरानी जी का कमाल है। भाभी, आप ये ड्रेस पहनकर तो देखो, आप पर बिल्कुल अच्छी लगेगी, सच में। नहीं नहीं देवरानी जी, आपको तो पता है मुझ पर इस तरह के कपड़े अच्छे नहीं लगते और मेरा मजाक बन जाता है। ओ भाभी, वो कपड़े आपके नाप के नहीं थे, इसीलिए आप पर अच्छे नहीं लग रहे थे। ये बिल्कुल आपके साइज का है, आप एक बार पहनकर तो देखो, ये बहुत अच्छा लगेगा। ऐसा कहकर प्रियंका कल्पना को ड्रेस पहनाती है। प्रियंका को भी वो ड्रेस पहनकर अच्छा लगता है। अगले दिन प्रियंका कल्पना को इंग्लिश सिखाती है। शुरू में तो कल्पना को बहुत मुश्किल होती है, लेकिन धीरे धीरे वो सीख जाती है। और फिर अगले दिन कल्पना प्रियंका को हील पहनाकर चलना सिखाती है। हील पहनकर कल्पना कहती है, नहीं नहीं प्रियंका, मैं इसे पहनकर नहीं चल पाऊंगी, बल्कि गिर जाऊंगी, तुम तो रहने ही दो। भाभी, हील पहनने से अगर सभी गिरते तो फिर सभी लोगों को गिरना चाहिए। अरे बाबा, हील पहनकर चलने का एक तरीका होता है, वो मैं आपको सिखाऊंगी, पहले आप पहनो तो सही। धीरे धीरे कल्पना भी हील पहनकर चलना सीख जाती है। और इस तरह आज की कल्पना आप लोगों के सामने है। आई एम सॉरी कल्पना, आज तक मैंने तुम्हें बहुत बुरा भला कहा, जबकि मुझे तुम्हें अपनी तरह बनाने की कोशिश करनी चाहिए थी। लेकिन मुझे गर्व है कि तुम जैसी पत्नी मिली।
इस तरह विशाल को भी अब कल्पना बहुत पसंद आती है और अब सभी लोग मिलजुल कर एक साथ परिवार में खुशी खुशी रहने लगते हैं।